हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप देखेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में विज्ञान जो आप लोगों का मैं इस समय चला रहा हूं। तो साइंस में आप लोग देखेंगे, आप लोगों के लिए मैं बहुविकल्पी जितने भी क्वेश्चन बने हुए थे सारे क्वेश्चन को आपको कवर कराया। उस वीडियो को आप नहीं देखें तो उस वीडियो को पीछे आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी हुई है। और इसके बाद अब हम दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 1 नंबर में पूछा जाता है। सभी प्रश्नों को हम लेंगे जो आपकी इस सीरीज मैं करवा रहा हूँ, उस सीरीज है आपकी राजन। ये सीरीज जो है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, राजन सीरीज के सारे क्वेश्चन जो कि पीछे विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो चलिए, पहला समय बर्बाद करते हुए न करते हुए आपका पहला हम तुरंत बताते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है कि कीटभक्षी पौधे की विशेषता तथा नाम लिखिए। 2017 में नहीं, ये तो कई बार प्रश्न दोस्तों समेटा गया है कि कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, या ये पौधों का शोषण, कीटभक्षी पौधे कीटों का शोषण क्यों करते हैं। तो यह नाइट्रोजन की कमी के कारण, ये दलदली स्थान पर उगते हैं और वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, तो यह कीटभक्षी पौधे कहे जाते हैं। क्योंकि कीटों, जब कोई भी कीट इनकी पत्तियों पर बैठता है तो ये पत्तियों से उन कीटों को समेट लेते हैं। छुई मुई जो पौधा होता है, नॉन टच में, उसी तरह यह सिकुड़ जाते हैं और उस कीटों का क्या कर लेते हैं दोस्तों, भक्षण कर लेते हैं। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर क्या कह रहा है। कीटभक्षी पौधे दलदली भूमि में उगते हैं, इस कारण इन पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होता है, या दोस्तों नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं और प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु कीटों का ये भक्षण करते हैं या पाचन करते हैं। इन जैसे जैसे पौधों में देखिएगा, ड्रोसेरा, घटपड़ी आदि। आपको बता दूं, जो ड्रोसेरा मैं यहाँ पे लिखा हुआ आपको लौक रहा है, दिखाई दे रहा है, यह दोस्तों ऑप्शनल में भी पूछा था कि निम्न में से कौन सा पौधा कीटभक्षी पौधा है, उसमें यही ड्रोसेरा ऑप्शन था। तो ये बात आप लोग याद करते रहिएगा, उदाहरण भी याद करते चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जली पौधे के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, जो जली पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ जो होती है दोस्तों, ये पत्तियाँ कुमुदनी के आकार की होती है, बहुत बड़ी होती है। और जो इसके तने होते हैं ये खोखले होते हैं, अर्थात इसमें वायु भरी होती है। एक जैसे कि नहीं कहा जाता है एक लाइन में उत्तर, उसी तरह आप देखिए इसको, ये 2017 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जली पौधे के तनों के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं जिसमें वायु भरी होती है, जिसको वायु कोष्ठ बोला जाता है दोस्तों। जिनमें वायु भरी होती है, जैसे जलकुंभी हो गया, कमल हो गया, कुमुदनी हो गया, कि पौधे की पत्तियां चपटी होती है, इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है जिससे पत्तियां गीली नहीं पड़ती है, और चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती रहती है और इससे सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण संभव नहीं हो पाता है। ये भी बात ध्यान दीजिएगा। और इसी कारण इनको हम लोग बोलते हैं जली पौधे। और जली पौधे के तने खोखले होते हैं, पत्तियां चौड़ी होती है, यह तैरने में, इन पौधों को जल में तैरने में सहायता प्रदान करती है। ये भी बात आप ध्यान देंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं दोस्तों, तो इसलिए आप इसको आसानी पूर्वक देखते रहिए। अलैंगिक जनन की 2 विधियां का प्रकारों का लिखिए। अलैंगिक जनन, जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की 2 विधियां प्रकारों को 2015 में पूछा है क्वेश्चन है, मुकुलन या विखंडन। ठीक ना, मुकुलन या विखंडन या अलैंगिक जनन के प्रकार हैं, ये भी बात आप ध्यान देंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, घर्षण बल किसे कहते हैं, फ्रैक्शन फोर्स। घर्षण बल किसे कहते हैं, तो 2 सतहों के बीच घर्षण बल लगता है, किन्हीं 2 सतहों के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, आप यहाँ पे हैं और आप ऐसे चल रहे हैं, तो आपके पैरों के बीच यहीं पे घर्षण बल नहीं होगा ना, तो आप चल नहीं पाएंगे। तो 2 तल, आपका पैर हो गया और ये मिट्टी हो गई या समतल पॉइंट हो गया, इस तलों के बीच लगने वाले सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को जो हम दोस्तों बोलेंगे, क्या बोलेंगे, घर्षण बल बोलेंगे। ये बात आप ध्यान देंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5वां है कि भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम लिखिए। भूमिगत तनों के रूपांतरण, ये भी प्रश्न पूछा है। अदरक के तने का रूपांतरण को प्रकंद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकंद कहते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, अदरक के तने के रूपांतरण को प्रकंद कहते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे। अगला देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरा कोर्स आपको मिलने वाला है। पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? तो पत्तियों का मुख्य कार्य, सबसे प्रमुख कार्य, 2 बार प्रश्न पूछा है, बीटीसी 2016 में भी पूछा है और डीएलएड 2018 में भी पूछा है कि पत्तियों का मुख्य कार्य जो होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निश्चित कराना या संचित कराना होता है। पत्तियां ही पौधे को भोजन बनाने में अहम भूमिका अदा करती हैं, अर्थात पत्तियों का मुख्य कार्य भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कराना होता है। आगे देखेंगे विद्युतीय बल किसे कहते हैं, है ना। विद्युतीय बल, विद्युत बल किसे कहते हैं? 2018 में भी ये प्रश्न पूछा है। विद्युत बल के कारण जब चीज़ें किसी को आकर्षित होने लगती हैं उसे विद्युत बल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज़ से रगड़कर टुकड़े के पास ले जाने पर 2 टुकड़े, कागज़ के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ये सब विद्युतीय बल के कारण होता है। तो जो विद्युत बल होता है दोस्तों, यह 2 तलों के बीच लगता है। और विद्युतीय बल में जब जब कोई भी पदार्थ होगा, जब उसमें विद्युतीय बल आ जाएगा तो या उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इस भी बात को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता को ही हम लोग बोलते हैं विद्युतीय बल, एक लाइन में अगर बोलेंगे तो दोस्तों। आगे देखिएगा, आगे है कि मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी बात आप ध्यान देखिए। डीएलएड 2018 में प्रश्न पूछा जरूर है, लेकिन बहुविकल्पी में ये प्रश्न कई बार समेटा है कि मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं। तो मछली जल में रहती है क्योंकि उसका शरीर जो है दोस्तों धारा रेखी होता है, ठीक ना। धारा रेखी का मतलब आप देखते होंगे, आगे नुकीला है और पीछे एकदम धारा जिस तरह बहती है उस तरह वो बन धारा रेखी क्यों होती है? धारा रेखी होती है, उसको यह फ़ायदा होता है कि वह जल में आसानी से तैर सके, ठीक ना। और मछलियों के पंख पाए जाते हैं और उसको सांस लेने के लिए दोस्तों क्या होता है, उसमें गलफड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों? गलफड़ा। गलफड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मछलियों में सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है, तो आप बोलेंगे दोस्तों गलफड़ा, ठीक ना। और मछलियों में पंख पाया जाता है और उसमें उसकी शरीर जो होती है दोस्तों धारा रेखी होती है। ये भी बात आप ध्यान देंगे। जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस गति को क्या बोलते हैं दोस्तों? ये बीटीसी 2015 में एक क्वेश्चन पूछा है कि जब कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए यह वस्तु है और जब कोई वस्तु मध्य स्थिति में है और दोनों ओर, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक गति करे तो इसकी गति क्या कही जाएगी बाबू? दोलन गति कहलाएगी दोस्तों। क्या कहलाएगी? दोलन गति। या इसको आप झूला वाली गति को कौन सी गति बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों दोलन गति। ये भी बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे तल छटीकरण की प्रक्रिया समझाइए। द्रव में देखिए, जैसे कोई भी द्रव है, द्रव, और द्रव में यहाँ पर देखिए ये कोई मैंने पात्र ले लिया और पात्र में ये द्रव भरा हुआ है, ठीक ना। तो कह रहा है कि दल छटीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। तो द्रव में जब अबिलेय ठोस पदार्थ के मिश्रण हल्के तथा भारी अवयव पड़ जाते हैं तो इसको अलग करने, तल छटीकरण की प्रक्रिया क्या है? द्रव में ठोस अबिलेय पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तल छटीकरण कहलाती है। या तल से इसके अबिलेय पदार्थों को छाटना ही क्या कहलाता है दोस्तों? तल छटीकरण कहलाता है। ये भी बीटीसी 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखेंगे घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। देखिएगा, कोई लट्टू है जो ऐसे होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो जब लट्टू घूमता है तो इसमें कौन सी गति होती है, इसमें कौन सा मोशन होता है? तो आप लोग इसको देखिएगा, इसमें सर्किल मोशन होता है दोस्तों, घूर्णन गति होती है। क्योंकि यह घूर्णन गति किसे कहते हैं? तो जब कोई भी वस्तु का तल निश्चित हो, मध्य बिंदु निश्चित हो और वो उसी के चारों ओर ऐसे ऐसे घूमे तो इसकी गति क्या कहलाएगी दोस्तों? घूर्णन गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? घूर्णन गति। ये भी 2016 में पूछा। लड्डू में कौन सी गति पाई जाती है दोस्तों? घूर्णन गति। झूले में कौन सी गति पाई जाती है? तो झूले में पाई जाती है दोलन गति। इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है दोस्तों? तो आपको पता है, पहले से ही आप लोग छोटे कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारे शरीर में कुल कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कितनी? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां में आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया और त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये हमारी क्या है दोस्तों? ज्ञानेंद्रियां हैं। आगे देखेंगे सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? जो
2018 में प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न को आप जानने से पहले यह अति लघु उत्तरी में तो पूछा ही प्रश्न है, यह बहुविकल्पी में भी प्रश्न बनता है कि सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है। तो दोस्तों बीच की कड़ी किसे बोला जाता है? वायरस, या इसी को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विषाणु। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस है, या इसी को बोलते हैं दोस्तों विषाणु। सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, इसलिए इसको आप बारीकी से देखिए और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितने क्वेश्चन आपने सही सही कर रखा है। पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। पुष्प के नर अंग का नाम पुकेसर होता है। क्या होता है दोस्तों? पुकेसर। पुष्प के नर अंग का नाम होता है दोस्तों पुकेसर। 2018 में प्रश्न पूछा है। आगे देखेंगे, सभी क्वेश्चन को बारीकी से हल करेंगे। ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होती है? बीटीसी 2015 में प्रश्न पूछा है कि कोई भी ठोस मतलब सॉलिड पदार्थ है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक गुटखा ले लिया, ये ठोस है। ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसी होती है? देखिएगा, आकृति क्या है? कोई भी ठोस पदार्थ है, जैसे लकड़ी का गुटका हो गया, लोहे का गुटका हो गया, तो ठोस पदार्थ का आकृति क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है। ये तो है ना कि यह कैसा आयत के आकार का है, कि यह आपका द्रव आयत के आकार का है, कि वर्ग के आकार का है, कि वृत्त के आकार का है, कि समलंब है, कि चतुर्भुज है। ये तो क्लियर है ना कि ठोस पदार्थ की आकृति क्या होती है दोस्तों? निश्चित होती है। और इसका आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मतलब इसकी लंबाई ये वाली भी उतना ही क्लियर है, यह आपकी चौड़ाई भी उतना क्लियर है, और जो ये ऊपर जा रहा है इधर जो आप लोग देखेंगे ऊंचाई भी उतना क्लियर है। तो ठोस पदार्थों के आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं दोस्तों? दोनों होते हैं निश्चित। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ये भी प्रश्न बीटीसी 2015 में पूछा हुआ है। आगे देखेंगे, यहीं पे बात मैं द्रव की बता दूं तो द्रव जो होता है इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार दोस्तों अनिश्चित होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे कि अगर आपको यहीं पर मैं बता दूँ गैस के बारे में, तो जैसे ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, उसी तरह गैस का आकार एवं आयतन दोस्तों क्या होता है? अनिश्चित होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भंगुर एवं भंगुर एवं अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं? प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। भंगुर क्या होते हैं? आपको मैं इस डेफिनेशन से अलग बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भंगुर पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको पीटने पर या चोट मारने पर या आघात करने पर वे टूट जाते हैं, छोटे छोटे कणों में या चूड़ों में बिखर जाते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं दोस्तों भंगुर। जिसे पीटने पर या टूट जाए, बिखर जाए, इसको बोलेंगे भंगूर। जैसे कांच हो गया, कांच को हथौड़ी से पीटेंगे टूट जाएगा। कोयला को भी पीटते हैं तो टूट जाता है। इस कारण इनको बोलते हैं दोस्तों भंगूर पदार्थ। क्या बोलेंगे? भंगूर पदार्थ। आगे देखेंगे अभंगूर पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनमें शीघ्र चूड़ बनाने का गुण विद्यमान नहीं हो, अर्थात जिसको पीटे तो जल्दी से या टूटे ना, इस कारण इसको बोलते हैं अभंगूर पदार्थ। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, लोहा को पीटेंगे तो वह टूटेगा नहीं, वह फैलेगा। वह क्या होगा दोस्तों? फैलेगा। इस कारण इसको अभंगुर बोलेंगे और उसको भंगुर बोलेंगे। ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लगभग 3 बार राजन सीरीज के अनुसार 3 बार पूछा है कि ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है? लिखिए। 2015 में, 16 में और 18 में प्रश्न पूछा हुआ है। ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है? देखेंगे, क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन, और यहाँ पर देखिए हेडिंग पड़ गई है ऊर्ध्वपातन। आप ये भी देखिए कि कैसे आपको लिखना है। तो आप जब भी परीक्षा में जाइएगा, सबसे पहले ऊपर उत्तर संख्या और जवन का उत्तर संख्या होगा वो यहाँ पे प्रश्न डालकर नीचे लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आगे देखिएगा, ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं? तो वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में चले जाते हैं, उसे ऊर्ध्वपातज कहते हैं, और यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। देखिएगा, जैसे कुछ ऐसे पदार्थ हैं हमारे जीवन में कि जो आप देखेंगे जब उन्हें गर्म करेंगे, जब उसको आप हीट देंगे, तो जब हीट आप देंगे तो हीट देने पर वे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैसीय अवस्था में चले जाएंगे, अर्थात वे लुप्त हो जाएंगे। इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातज, और इस प्रक्रिया को बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। जैसे देखिएगा, नौशादर, आयोडीन, कपूर। अपने जीवन में कपूर तो आप लोगों ने देखा ही होगा।
तो जब कपूर को खुला रख देते हैं तो कपूर धीरे 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 धीरे, जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल में भी ऊर्ध्वपातन की क्रिया पाई जाती है, वह धीरे धीरे आकाशीय मंडल में क्या हो जाता है, उड़ जाता है। कपूर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी कारण इसको ऊर्ध्वपातज बोलते हैं और इस घटना को ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। मूल मात्रक किसे कहते हैं, आगे देखेगा मूल मात्रक। तो वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं, ठीक ना। मूल राशियां कितनी हैं, तो मूल राशियां 7 हैं, ठीक ना। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। मूल राशियों को नापने के लिए प्रयुक्त मात्रक को, मूल राशियां को मापने के लिए प्रयुक्त मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे दूरी, समय मूल राशियां हैं और इनके मात्रक मीटर और सेकंड इनके मूल मात्रक हैं। तो आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ, जैसे देखिएगा यहाँ पर देखिए, लंबाई एक मूल राशि है और लंबाई का मूल मात्रक क्या होगा दोस्तों, मीटर होगा। क्या होगा, मीटर होगा। यहीं पे देखिएगा द्रव्यमान है एक, तो द्रव्यमान का क्या होगा दोस्तों, किलोग्राम होगा। क्या होगा, किलोग्राम होगा। इसके बाद ताप है, ताप का मूल मात्रक क्या होता है दोस्तों, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। आगे आप देखिएगा विद्युत धारा है, विद्युत धारा का क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है दोस्तों मोल। इसी तरह आप लोग देखिएगा और इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं वे मूल राशियाँ कहलाती हैं और इनको मापने के लिए जो मात्रक यूज करते हैं उसको मूल मात्रक बोलते हैं। आगे देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों, इसलिए आप इसको एक आसानी पूर्वक देखिए। परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र नहीं रह सकता है या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसे हम परमाणु कहते हैं। आप इसको आसानी तरीक़ा से समझेंगे तो दो परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। दो परमाणु मिलेंगे दोस्तों और वे क्या बना लेंगे, अणु बना लेंगे, मॉलिक्यूल बना लेंगे। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो परमाणु होता है दोस्तों वह स्वतंत्र अवस्था में, फ्री अवस्था में या फ्रीडम में कभी भी नहीं रहता है। आगे देखेंगे, चौड़ी, मोटी तथा कटीली संरचना वाले मरुद्भिद पौधे का एक नाम लिखिए। तो जो चौड़ी, मोटी और कटीली संरचना वाले मरुद्भिद पौधे होते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, नागफनी। नागफनी जो होती है वह चौड़ी होती है, मोटी होती है, कटीली होती है। यहीं पे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये प्रश्न बनता है कि पौधे की पत्तियां किसके कारण सिकुड़ जाती हैं, तो जल के कमी के कारण। जो भी मरुस्थल में उगते हैं पौधे वे जल के कमी के कारण वे कांटों का रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात इसी को बोलते हैं मरुस्थली पौधे। आगे देखिएगा, घर्षण बल को कम करने के उपाय, ठीक ना, फ्रैक्शन को कम करने के उपाय आप बताइए। घर्षण आप जानते ही हैं कि यह दो तलों के बीच लगता है, इसी कारण आप लोग किसी समतल पर चल पाते हैं, यही घर्षण बल है। और घर्षण को कम करेंगे कैसे, तो घर्षण ये तल के बीच में आप क्या लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे। ग्रीस आप लोग जानते ही होंगे, इसको हम बोलते हैं मोबिल, ये भी आप लगा सकते हैं, या इसी को बोलेंगे टूटी आयल, ये भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो इस सभी चीज़ों को लगाकर आप घर्षण को कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर घर्षण को हम लोग कम कर सकते हैं। दूध किस प्रकार का मिश्रण है दोस्तों, आपको पता है, या आप निचली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि दूध एक समांगी मिश्रण है। क्या मिश्रण है दोस्तों, समांगी मिश्रण है। आगे देखिएगा, पुष्प के मादा अंग का नाम क्या होता है, तो जयांग होता है, ठीक ना। पुष्प के मादा अंग का नाम जो होता है दोस्तों जयांग होता है। 2019 में भी पूछा है। आप इतना तो करिएगा कि पुष्प के जितने भी क्वेश्चन, पुष्प के जितने भी भाग हैं सभी भाग को आप लोग याद कर लिखिए। सजीव का एक लक्षण लिखिए कि सजीव कैसे आप समझेंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ सजीव है कि निर्जीव है। तो सजीव का एक लक्षण आपको बता दूं दोस्तों, अनेक लक्षण हैं कि सजीवों में श्वसन होता है, इसमें पोषण होता है, इसमें उत्सर्जन होता है। सजीव को जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सजीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, सभी सजीव में घटनाएं होती है। ये इसके तमाम लक्षण हैं जो 2019 में पूछा गया है। आगे देखेंगे, शाकाहारी व मांसाहारी जंतुओं के दो नाम लिखिए। तो शाकाहारी और मांसाहारी,
शाकाहारी में आप लोग देखिएगा बकरी है जो कि घास फूस खाती है, इसलिए शाकाहारी कही जाती है। खरगोश भी घास फूस को खाता है, इसलिए यह शाकाहारी कहलाएगा। मांसाहारी में आप लोग देखिएगा, मांसाहारी में जैसे शेर हो गया, शेर जो होता है वो मांस का सेवन करता है। चीता भी है, वो भी मांस का सेवन करता है, इस कारण इसको मांसाहारी और इसको शाकाहारी कहेंगे। दोस्तों आपको बता दूं, आप ऐसा कोई भी एग्जाम्पल ना लिखिए कि जिसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए आप लोग इसी एग्जाम्पल को ज़्यादातर तौर पर लिखने का प्रयास करिए। कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि जो शाकाहारी और मांसाहारी में उनमें विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए आप लोग विवाद में मत पड़िए और शाकाहारी मांसाहारी का अलग अलग एकदम ताज़ा और बढ़िया सा उदाहरण देने का प्रयास करिए। आगे देखते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। दोस्तों डीएलएड 2019 में पूछा है, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। कितने लोग 4 याद करेंगे और कितने लोग 5? तो ऐसा आप लोग कभी मत करिए, आप ज़्यादा इसमें अलग से कुछ लिखने का प्रयास मत करिए। इसलिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं सॉलिड, द्रव एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव व गैस होती है। आगे देखिएगा समय का मानक मात्रक क्या होता है। तो आप लोग ये भी, इसमें भी कितने लोग होते हैं, समय को घंटा में नापते हैं, समय को दिन में भी नापते हैं, समय को वर्ष में भी मापते हैं, लेकिन समय का जो मानक मात्रक पूछा है मूल राशि के अनुसार जो 7 होती हैं, वहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो समय का मानक मात्रक दोस्तों होता है सेकंड। क्या होता है दोस्तों? सेकंड होता है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, पौधे, जंतु एवं पौधे में अंतर स्पष्ट कीजिए कि पौधे व जंतु में आप अंतर कैसे स्पष्ट कर पाएंगे। ये देखिएगा, आपको पता होगा कि पौधे में जो वृद्धि होती है वह ऊपर की तरफ होती है, काफ़ी ऊंचाई तक ये बड़े हो जाते हैं, जबकि कुछ ऊंचाई तक जंतु जो होते हैं वह कुछ ऊंचाई तक ही बढ़ते हैं, कुछ समय के बाद इनमें वृद्धि नहीं होती है। आगे देखिएगा, पौधों व जंतुओं में संवेदन शक्ति होती है, जीवों में संवेदन शक्ति अधिक होती है, ये उसके प्रकट कर सकते हैं, जबकि पौधे अपना संवेदन शक्ति को प्रकट नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भी जंतु है, जब उसको आप छुएंगे या उसको मारेंगे तो वह भागेगा, लेकिन पेड़ को छुएंगे या मारेंगे या उस पर प्रहार करेंगे तो वह भागेगा? कभी भी नहीं भागेगा। जंतुओं एवं पौधों में समानता बताइए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जंतु एवं पौधों में समानता बताइए। तो जंतु व पौधे में अंतर भी बताना हो सकता है और समानता भी बताना हो सकता है। तो जंतु एवं पौधे में वृद्धि, जंतु में भी वृद्धि होती है, पौधे में भी वृद्धि होती है। और इसके बाद आगे देखिएगा, इनका आकार भी होता है, श्वसन क्रिया दोनों में होती है। श्वसन क्रिया, भोजन दोनों करते हैं, जंतु भी करते हैं और पौधे भी करते हैं। पुष्प क्या है? पुष्प पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है। जो आप लोग देखिएगा, पुष्प का परिभाषा अगर आपसे कोई पूछ दे कि पुष्प क्या है या पुष्प किसे कहते हैं, तो पौधे के पत्तियों, जो पौधे की पत्तियां होती है, पौधे की पत्तियों का रूपांतरण ही पुष्प कहलाता है। पौधे की पत्तियां ही रूपांतरित हो जाती हैं पुष्प में। ऐसा परिभाषा जो आप लोग आगे से ही पढ़ते आ रहे होंगे, जो कि हमको सटीक नहीं लगता है, लेकिन यह जगह जगह लिखा होता है कि पत्तियों के रूपांतरण को दोस्तों बोलते हैं पुष्प। आगे देखिएगा, खिड़कियों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो खिड़कियों में आपका साधारण या मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहीं कहीं फिलंट भी कांच होता है, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होगा आयोग के अनुसार, खिड़कियों में साधारण एवं मृदु कांच का प्रयोग होता है। सजीव किसे कहते हैं? तो वे सजीव और निर्जीव में आप लोग इस परिभाषा को मैंने आगे भी आपको बता रखा है कि सजीव वे होते हैं जिनमें वृद्धि होती है, श्वसन क्रिया होता है, प्रजनन होता है, एक निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है, उसे हम सजीव कहते हैं। जैसे हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, बिल्ली हो गया, बंदर हो गया, मानव हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सभी क्या है? सजीव वस्तुएं हैं। निर्जीव जिनमें वृद्धि नहीं होती है, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जिनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें प्रजनन उत्सर्जन जैसी क्रियाएं नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? निर्जीव बोलते हैं। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पत्तियों का रंग जो हरा होता है दोस्तों, पर्णहरिम क्लोरोफिल के कारण होता है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद कौन से हैं? तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख उत्पाद। जब प्रकाश संश्लेषण का किस में होता है दोस्तों? तो पौधों में होता है। किस में होता है? पौधों में। और जब पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है तो क्या क्या बनता है? ग्लूकोज, वह क्या क्या निकालता है? C6H12O6 और प्लस के ऑक्सीजन, C6H12O6 और प्लस में दोस्तों ऑक्सीजन का निर्माण करता है। यही पूछ रहा है कि जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है तो क्या क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और दोस्तों ऑक्सीजन बनता है। पौधे के कितने भाग होते हैं, उनका नाम लिखिए।
तो पौधे के 5 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, इन पांचों चीज़ों से मिलकर बनता है आपका दोस्तों पौधा। जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। आगे देखेंगे परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप इसको देखिएगा। आप देखिए गुणसूत्र, ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मक्का में 20, टमाटर में 24 और आलू के पौधों में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस बात को याद रखेंगे। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, आप देखेंगे कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पेड़ पौधों में पाई जाती है। और दोस्तों यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। जो अपारगम्य झिल्ली भी इसको बोला जाता है, सेलुलोज की बनी होती है। क्लोरोफिल के 2 कार्य बताइए, तो क्लोरोफिल के कारण पेड़ के पौधे की पत्तियां हरी होती हैं। एक पहला आप लोग इसका कार्य देखिएगा। क्लोरोफिल के कारण पेड़ की पत्तियां का रंग हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल होता है जो अवशोषित अपने तरफ करता है। तो क्लोरोफिल के 2 कारण हो गए, भोजन बनाने में एक तो इसका कार्य होता है और इसी के कारण पेड़ की पत्तियां हरी होती है। वर्धी जनन की 2 विधियां बताइए। जड़ों द्वारा वर्धी जनन होता है और तनों द्वारा वर्धी जनन होता है। 2 प्रकार का होता है। जड़ के प्रकार मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, ये 2 जो हैं जड़ के प्रकार हैं। अलैंगिक जनन की 2 मुखियां, तो विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। 3 कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। आपको पहले भी बता दिया हूँ, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया और नेपेंथिस, ये जो हैं कीटभक्षी पौधे हैं जो कीटों का सेवन करते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो सरसों के पुष्प के विभिन्न अंग बादल, दलपुंज, पुमंग और जयांग है, जो 2017 में प्रश्न पूछा हुआ है। गति के 2 नियमों को द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। तो गति के द्वितीय नियम क्या है दोस्तों, गति के द्वितीय नियम के अनुसार आप लोगों को बता दूं, न्यूटन साहब ने गति के 3 नियम दिए। पहला नियम पूछता बहुत कम है, कभी भी नहीं पूछा है, लेकिन ये भी पूछ सकता है। पहले नियम को गैलीलियो का नियम या इसी को आप लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम, ठीक ना। और द्वितीय नियम बार बार पूछता है और तृतीय नियम भी पूछता है। तो तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक ना। जितना आप किसी वस्तु पर बल लगाएंगे वो वस्तु भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाएगी, ठीक ना। यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, इतना भी लिख देंगे तो चलेगा। दूसरा का नियम क्या कहलाता है कि द्वितीय नियम के अनुसार यम द्रव्यमान की किसी भी वस्तु पर यफ बल लगाने पर, ठीक ना, किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर उस वस्तु के द्रव्यमान यम और बल लगाने के कारण उसमें जो गति उत्पन्न होगी उसके द्रव्यमान यम और उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उसका जो बल होता है वह द्रव्यमान यम और उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और इसको दर्शाते हैं दोस्तों यफ बराबर यम इंटू के ए। और यफ का मतलब होता है दोस्तों बल, और यम का मतलब होता है द्रव्यमान, और ए का मतलब होता है दोस्तों त्वरण। ये भी बात आप लोग ध्यान देखेंगे, ठीक ना। और इसका मात्रक भी पूछ देता है कि इसका मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो इस किलोग्राम को केजी से दर्शाते हैं इंटू मीटर प्रति सेकंड, इसको बोलेंगे मीटर प्रति सेकंड। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। त्वरण है तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। पारदर्शी और अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों। पारदर्शी का मतलब होता है कि देखिएगा, पारदर्शी का मतलब होता है इसके आर पार दिखाई दे, ठीक ना। जैसे चश्मा हो गया, कांच हो गया, जो चश्मे का कांच होता है वो उसके दोनों तरफ दिखाई देता है, इस कारण उसको हम पारदर्शी बोलते हैं। लिखेंगे कि पारदर्शी वे पदार्थ हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, उसे हम पारदर्शी कहते हैं। और अपारदर्शी का मतलब जिसके हम आर पार न देख सकें, जैसे दीवार है, दीवार के इस पार मैं हूँ और उस पार कोई वस्तु है तो उसको मैं नहीं देख पाऊंगा, इस कारण इसको अपारदर्शी बोलेंगे और पारदर्शी बोलेंगे। ये भी 2015 में क्वेश्चन को पूछा हुआ है। आगे देखेंगे, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेल्सियस में किस सीमा के अंतर्गत माप सकते हैं। तो आपको बता दूं, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें डॉक्टरी थर्मामीटर में सेल्सियस और आपको बता दूं फ़ारेनहाइट, और इसके बाद सेल्सियस और फ़ारेनहाइट 2 पैमानों में मनुष्य के ताप को मापा जाता है। वैसे पैमाने देखा जाए कि कितने पैमाने हैं ताप मापने के, तो सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, और एक पुराना पैमाना है जिसको र्यूमर बोलते हैं दोस्तों, जो कि आज के समय में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सेल्सियस का किया जाता है, फ़ारेनहाइट का किया जाता है और केल्विन का किया जाता है। सेल्सियस में मानव शरीर को
अगर मनुष्य स्वस्थ मनुष्य है तो उसका कितना तापमान होना चाहिए, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो वह तापमान निश्चित है। फ़ारेनहाइट में 98.6 होना चाहिए, और इसी को जब केल्विन में मापेंगे दोस्तों तो 310 केल्विन होना चाहिए। तो ये इतना है तो मनुष्य स्वस्थ है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि मानो थर्मामीटर में हम शरीर के तापमान को कितनी सीमा के अंतर्गत मापते हैं, तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वह न्यूनतम तापमान उसमें 35 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस इतने ही बीच होता है। इतने में ही मनुष्य का अगर तापमान कितना है इसको डॉक्टर माप सकता है। अगर इससे ज़्यादा कम हो जा रहा है तो मनुष्य का जीना संभव नहीं है। कितने लोग ये सोचेंगे कि इससे कम हो गया तब कैसे नापेगा, अरे जब इससे कम हो जाएगा भाई तो मनुष्य का जीना ही संभव नहीं रहेगा, तो वह नापेगा कहाँ से, ठीक ना। आगे देखिएगा, बीजों के प्रकीर्णन को दिलक्षेप प्रक्रिया क्या है, तो फल के निरंतर हिलने डुलने के कारण बीज हवा में बिखर जाते हैं और इसे हम लोग दोलक्षेप प्रक्रिया कहते हैं। प्रकीर्णन क्या है, इनकी प्रमुख विधियां बताइए। तो प्रकीर्णन जो है वह बीजों का फैलाव या वातावरण में बिखर जाना ही प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन निम्न प्रकार से हो सकता है, जल द्वारा भी हो सकता है। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ से कुछ फल नीचे गिरे हुए हैं, बाढ़ आई और ये बाढ़ इस फलों को बहाकर कहीं लेकर चली गई, वहाँ पर ये जम सकते हैं। हवा द्वारा भी कुछ ऐसे फल होते हैं जो हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के चले जाते हैं, जैसे बहुत छोटी छोटी उसके फल होते हैं। तो कीटों द्वारा भी हो जाता है प्रकीर्णन। पक्षी भी ऐसे होते हैं जो फल को अपनी चोंचों में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और वहाँ पे गिरा देते हैं, तो वहाँ पे पौधे जम जाते हैं। तो यह प्रकीर्णन के अनेक उदाहरण हैं। पौधे में कितने प्रकार से जनन होता है, तो पौधों में मुख्य रूप से 3 प्रकार से जनन होता है, वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जड़ का कार्य बताइए। जड़ का कार्य क्या होता है, जड़ पौधे को नीचे से जल भी देता है, पहला कार्य हो गया, और पौधे को स्थिर बनाए रखता है, दूसरा कार्य हो गया। जड़ के कारण ही पौधा ठहरा, नहीं तो यह गिर जाता और यह जल को भी नीचे से ऊपर को देता है, ये भी ध्यान देंगे रखेंगे। पेड़ पौधे में अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया कौन सी है, या पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। तो मुकुलन, खंडन, बीजाणु और कायिक प्रवर्धन, ये सभी इसके उदाहरण हैं। आगे देखिएगा, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पे थोड़ा इसको शॉर्ट करते हैं और लिखेंगे, देखेंगे वृत्ति गति व घूर्णन गति का एक उदाहरण 2017 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो वृत्ति गति का एक और घूर्णन गति का एक उदाहरण दीजिए। तो वृत्ति गति कौन है, जैसे कि मान लीजिए वृत्ति गति सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य गति कर रहा है इसे, ठीक ना। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति करना, जैसे पृथ्वी बीच में है और सूर्य इसके चारों तरफ ऐसे गति कर रहा है, ठीक ना। तो आप लोग देखेंगे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति का करना, जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है और पृथ्वी चारों ओर इसके घूम रही है, तो जब पृथ्वी चारों ओर ऐसे घूम रही है तो इसकी गति जो होगी दोस्तों यह वृत्ति गति होगा। साइकिल के पहिए की गति जो होगा दोस्तों वृत्ति गति होगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखिएगा लट्टू की गति जो होती है वो घूर्णन गति कहलाती है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। तो लट्टू की गति घूर्णन गति, और उसके बाद सूर्य और पृथ्वी का चक्कर जो संबंधित गति है ये भी हो जाएगा वृत्ति गति, या साइकिल के पहिए की गति वृत्ति गति, पंखे की गति वृत्ति गति के अंतर्गत आ जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो आज आपके मैं बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज के अनुसार आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न को पूरा आपका हल करा दिया। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो बनाने में टाइम बहुत लगा, इसलिए आप लोग इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि पूरे जो बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आपके कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज को मैं हल कराने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर। मैं हूं अभिषेक, और तब तक के लिए धन्यवाद।